जो एग्जांपल देखा था, पाइपलाइनिंग देखा था यूजिंग मेस देखे थे, रिवाइज किया था। ठीक है, क्लॉक भी समझा था, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक साइकिल क्या होती है। चलो रिवाइज करते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन हमारा पेंडिंग पड़ा था, जो समझना था वापस से। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। पाइपलाइनिंग क्या होती थी, बेसिकली कुछ स्टेजेस डिवाइड कर दिए इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होने के लिए। अब उससे उन स्टेजेस में क्या हो रहा है कि जैसे आप स्टेज 1 से स्टेज 2 जा रहे हो, तो जो आपके पीछे वाले इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि वो रुक के रहेंगे। इससे क्या होता है कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम की। जहाँ पर हर जने को 5-5 सेकंड लगने थे ऑन एन एवरेज, अब उनकी एवरेज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपको टाइम लग रहा होगा तब दूसरे उसी टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा होगा। इसको हमने किससे समझा था, एक तो मैथ्स वाला एग्जांपल समझा था कि 5 अलग-अलग काउंटर लगे हुए हैं खाने के, आप हर से कुछ-कुछ ले रहे हो। तो जब आप 4th काउंटर पे पहुँचे, 3rd पे पहुँचे, तो आपके पीछे वाले 1-2 पे होंगे या कोई 3 पे भी होगा, तो वो पीछे होंगे, ऐसा नहीं कि वो पीछे वाले काउंटर्स खाली रहेंगे। पाइपलाइनिंग से क्या होता है, सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ता है। ये थ्रूपुट जो है ये टेक्निकल टर्म है और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 5 स्टेजेस हमने पढ़ी थी कि पाइपलाइनिंग की क्या होंगी। एक तो इंस्ट्रक्शन फेच होगा, एक इंस्ट्रक्शन डिकोड या फिर ऑपरेंड फेच, दोनों साथ में होंगे। फिर अगली स्टेज आएगी एग्जीक्यूशन, जिसमें हम एड्रेस भी कैलकुलेट करेंगे डेस्टिनेशन में। 4th स्टेज आती है मेमोरी एक्सेस स्टेज। 5th आती है राइट बैक स्टेज। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, हमने पढ़े थे कि 2 तरीके के मेमोरी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होते हैं। कौन कौन से थे, याद है किसी को? 2 तरह के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर थे। RISC है जैसे। RISC में ना एक स्पेशल बात होती है, उसमें हम लोड और स्टोर ऑपरेशंस यूज करते हैं। लोड और स्टोर क्या होता है, जिसको हम रिस्क ऑपरेशन भी बोलते हैं, रिस्क सिस्टम रिस्क इंस्ट्रक्शन, RISC। इसमें हम लोड और स्टोर ऑपरेशंस यूज करते हैं। लोड और स्टोर क्या होता है, मेमोरी टू सीपीयू लोड, लोड मेमोरी टू सीपीयू, सही है। और उसमें स्टोर में वाइस वर्सा हो जाता है, सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, जो ये 4th स्टेज है ना, मेमोरी एक्सेस स्टेज, जब लोड और स्टोर ऑपरेशंस होते हैं, ये मेनली तभी यूज होती है। देखो, स्टेजेस तो पाइपलाइन की 5 ही रहेंगे, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक। और ये जो 4th स्टेज है ना, ये एक्सटेंसिवली यूज तभी होती है जब रिस्क आर्किटेक्चर होता है, और रिस्क आर्किटेक्चर में लोड और स्टोर ऑपरेशंस होते हैं। बाकी जो ऑपरेशंस जो भी अलग हो गए, जैसे ऐड मल्टीप्लाई वगैरह के हो गए, उनमें 4th स्टेज आती जरूर है, बट इतनी यूज नहीं होती। इस चीज को हल्का सा याद रखना, क्वेश्चन बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड। अच्छा, इसके नीचे फिर हमने, इसके ऊपर बाद में आता है, हमने देखा था कि सीपीयू जो है वो इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कि उसके पास जो आ रहे हैं 16 डिजिट्स आ रहे हैं, 16 बिट्स आ रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करें कि इसमें से रजिस्टर कौन है, ऐड कौन है, ऑपकोड क्या है, कौन से ऑपकोड का कैसे, ये सब उसके पास प्री डिफाइंड होता है कि मुझे ऐसे ऐसे स्प्लिट अप करना है सब चीज़ों का। और फिर लास्ट में हमने समझा था, एक पूरा देखा था कि सपोज करो कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, हमने गेम खेला था एक, तो स्टैचू स्टैचू गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। इसमें क्या होता था कि मैं टर्न लेके आ रहा हूँ, मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ, तुम सब के सब मेरे पीछे खड़े हो। जैसे ही मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ तब तक तुम मेरी तरफ चल सकते हो। जैसे मैं पीछे मुंह करके तुम्हारी तरफ देखूँ तो मैं बिल्कुल स्टैचू हो जाऊँ, तो मैं रुक जाऊँ। यही होता है क्लॉक साइकिल्स के साथ, कि जितनी देर में मैं तुम्हें नहीं देख रहा उतने में तुम काम कर सकते हो, उसको एक क्लॉक साइकिल बोलो। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम रुक गए, फिर मैंने वापस फेस इधर सामने किया, तो तुम्हारी दूसरी क्लॉक साइकिल स्टार्ट हो गई। ऐसे क्लॉक साइकिल्स को समझ सकते हो। ठीक है,
फिर इसी को हमने आगे बढ़ाया था, हमने कहा था कि चलो 8 जने मेरे पीछे खड़े हैं, मैं यहाँ पे हूँ। इसमें कंडीशन एक ही है, सारे के सारे एक साथ मूव नहीं करेंगे। सबसे पहले जो पहला बंदा है इंस्ट्रक्शन 1 है वो ही मूव करेगा। और अगर किसी स्टेज में, जैसे 5 अलग अलग हमने स्टेजेस डिवाइड किए हैं, अगर किसी एक स्टेज में एक जना खड़ा है तो उस स्टेज में कोई और आ नहीं सकता। जैसे कि फर्स्ट में क्या हुआ था, ये जो I1 है, I1 आया इंस्ट्रक्शन फेचिंग के स्टेज में, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें आगे वाली स्टेजेस पे जाना है तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन फेचिंग से होके जाना पड़ेगा। लेकिन जब I1 इंस्ट्रक्शन फेचिंग में आ गया तो I2 से I8 जो है वहीं पे खड़े रहेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ये इंस्ट्रक्शन फेचिंग में भी नहीं आएंगे। अगली क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन फेचिंग इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में गया, सॉरी I1 जो है, I1 इंस्ट्रक्शन फेचिंग से इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में गया। तो अब I2 ने देखा कि इंस्ट्रक्शन फेचिंग वाला कॉलम खाली है तो मैं जा सकता हूँ, फिर I2 आ गया इंस्ट्रक्शन फेचिंग। अगली क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, I1 जो था वो इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग से एग्जीक्यूशन में चला गया। इंस्ट्रक्शन 2 ने देखा कि डिकोडिंग खाली है, वो इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन फेचिंग से इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में चला गया। अब इंस्ट्रक्शन 3 ने देखा कि इंस्ट्रक्शन फेचिंग वाला खाली है, तो इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन फेचिंग वाले पे आ गया। ऐसे करते करते जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे वो प्रोसेस होते रहे। बस कल का यही था हमारा मेन में, अभी आज वाला स्टार्ट करते हैं। पाइपलाइनिंग में वापस थोड़ा देखते हैं पाइपलाइनिंग का। ये I1 था, ये I2 था, I3, I4, ये इंस्ट्रक्शन फेचिंग, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस, राइट बैक। एक चीज बताओ, ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस, ये सब ना सेम स्पेस नहीं लेते, सेम टाइम नहीं लेते, ये सब की सब अलग अलग टाइम लेती है। मान लो कि इंस्ट्रक्शन 1 जा रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन फेचिंग वाली स्टेज में पहुंच रहा है, तो हो सकता है कि ये जो फेचिंग वाली स्टेज है ना, ये 5 नैनो सेकेंड्स में इंस्ट्रक्शन 1 को प्रोसेस करके आगे डिकोडिंग के पास भेज दें। ये जो डिकोडिंग है हो सकता है ये 7 नैनो सेकेंड्स लगाए, एग्जीक्यूशन हो सकता है 10 नैनो सेकेंड्स लगाए, ये हो सकता है 2 नैनो सेकेंड्स ही लगाए, ये हो सकता है 5 नैनो सेकेंड्स लगा दें। तो हर मेमोरी, हर स्टेज के जो लेटेंसी बोलते हैं हम इसको, कि कितना टाइम उसने लगाया, क्या लेटेंसी है, ये उसकी फिक्स रहेगी। इंस्ट्रक्शन 1 के लिए अगर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में 7 नैनो सेकेंड्स लगे हैं, तो इंस्ट्रक्शन 2 के लिए भी 7 ही लगेंगे, 3 के लिए भी 7 ही लगेंगे, 4 के लिए भी 7 लगेंगे, ये फिक्स होता है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, सपोज करो कि इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ पर पहुंच गया था, अगर इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ पर पहुंचा है तो इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पर पहुंचा होगा, इंस्ट्रक्शन 3 यहाँ पर पहुंचा होगा। अब जैसे ही एक क्लॉक साइकिल शुरू हो चुकी है, ठीक है, क्लॉक साइकिल बिल्कुल अभी 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 स्टार्ट हुई है, तो 5 नैनो सेकेंड्स होते ही I3 तो यहाँ से फ्री हो गया, लेकिन इधर तो इसको 7 सेकंड लगने थे, ये तो फ्री नहीं हुआ ना, ये अभी भी प्रोसेस हो रहा है, ये फ्री हो चुका है, ये प्रोसेस हो रहा है और ये भी प्रोसेस हो रहा है। अभी 7 नैनो सेकंड के बाद ये फ्री होगा, लेकिन तब ये भी प्रोसेस हो रहा होगा, ये फाइनली 10 नैनो सेकंड्स के बाद जाके फ्री होगा। तो तुम ये मान के चलो, ये दिख रहा है जब तक 10 नैनो सेकंड्स नहीं हो जाते हैं, तो भले ही ये जो है ये प्रोसेस हो चुका है, ये यहाँ पे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये आगे यहाँ पे नहीं जा पा रहा, तो 10 नैनो सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा। 10 नैनो सेकंड्स के बाद जब ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, उसी के बाद ही तो ये इधर आ पाएगा,
और उसी के बाद ही तो ये इधर आ पाएगा। तो भले ही उनके इंडिविजुअल स्टेजेस के जो टाइम लेटेंसीज है वो कम है, बट जो मैक्सिमम टाइम लेटेंसी होती है एक पूरी पाइपलाइनिंग सिस्टम की किसी भी स्टेज की, इसमें क्या एग्जीक्यूशन स्टेज में हमने 10 नैनो सेकंड्स माना जो कि इस वक्त मैक्सिमम है, 7 कम, 5 कम, 2 भी कम और 5 भी कम। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि हर क्लॉक साइकिल हमारी 10 नैनो सेकंड्स की होगी। अभी 10 नैनो सेकंड्स एक बार होंगे, उसी के बाद डेटा अगले वाले इंस्ट्रक्शन जो अगली स्टेज में जा पाएगा। ये एक लिमिटेशन हम इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग सिस्टम की। ठीक है, अब हमें आज समझने हजार्ड्स। हजार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, जिस पे एमसीक्यूज अच्छे खासे बन जाते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज बनते हैं। ये लो। हजार्ड्स होता क्या, कोई बताएगा हजार्ड्स होता क्या? नॉर्मल लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है हजार्ड्स का? या डब्ल्यू का मतलब राइट बैक होता है। हजार्ड्स क्या होता है? गूगल से सर्च करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। डेंजर, ठीक है। सम ट्रेजेडी, डेंजरस इफेक्ट, खतरा, इफेक्ट्स दैट आर नॉट गुड, ठीक है। एग्जैक्टली, हजार्ड्स ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन जो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। हम चाहते हैं कि हजार्ड्स ना हो हमारे सिस्टम में। अब पाइपलाइनिंग के सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास 3 तरीके के हजार्ड्स बनते हैं। हजार्ड्स का मतलब बेसिकली अनप्लेजेंट सिचुएशन जो हमें नहीं चाहिए। जो कि हमें जो हमें नहीं चाहिए। फर्स्ट तरीके के जो हजार्ड्स आते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। स्ट्रक्चरल हजार्ड्स क्या होते हैं? सपोज करो कि तुम्हारे पास 2 इंस्ट्रक्शन थे, I1 था और I2 था, ठीक है। I1 क्या कह रहा था कि मेरे को ऐड करना है R1, R2, R3, यानी कि R2 और R3 को ऐड करना है, R1 में उसका रिजल्ट स्टोर कराना है। I2 भी कह रहा था कि मेरे को ऐड करना है R4, R5, R6। बट प्रॉब्लम क्या है कि सीपीयू के पास ना एक ही ऐड वाली यूनिट थी, और सीपीयू को कह रहा है कि मैं एक बारी में एक ही को प्रोसेस कर सकता हूँ, जबकि ये दोनों कह रहे हैं कि हमें मेरे को पहले जाना है, मेरे को पहले जाना है। अगर 2 यूनिट्स होती तो दोनों अलग अलग चले जाते, लेकिन सीपीयू कह रहा है कि मेरे पास एक ही ऐड वाली यूनिट है और मैं एक बारी में एक ही ले सकता हूँ। ये होता है स्ट्रक्चरल हजार्ड्स, जब हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट की कमी हो जाती है, हमें जितने चाहिए होते हैं उतने हमारे पास नहीं होते हैं, हमें हमारे पास उससे कम होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। सेकंड तरह के हजार्ड्स आते हैं हमारे पास, डेटा हजार्ड्स। ये हजार्ड्स कब होते हैं? जस्ट सपोज करो कि पाइपलाइन है ये, ठीक है, मैं पाइपलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो एक क्यू में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। ये I1 होगा, ये I2 होगा, यहाँ पे कहीं पे मान लो I9 आ गया। अब ये ऑलरेडी क्यू में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो I9 था, जो I1 था, वो था ऐड R1, R2, R3। ऐड R1, R2, R3। जो I9 था वो था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R4, R1 और R5। यहाँ पे ध्यान से देखो कि इंस्ट्रक्शन 1 to 9 हमें दे रखी है, ठीक है। तो
ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। पहले इंस्ट्रक्शन 1 होगा, फिर इंस्ट्रक्शन 2 होगा, फिर धीरे धीरे करते करते हम 9 पे आएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि I1 इंस्ट्रक्शन में R2 और R3 ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमें R1 में स्टोर करवाना है। अब वही जो नया रिजल्ट R1 के अंदर स्टोर हुआ है वही रिजल्ट हमें I9 इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है। देखो ये दिख रहा है ना, ये R1 ये भी R1। जो इंस्ट्रक्शन 1 में R1 हमारे पास आया है उसी को हमें इंस्ट्रक्शन 9 में यूज करना है। तो यानी कि ये जो I9 है ये डिपेंडेंट है I1 पे। जब ऐसा कुछ होता है और इसमें हमारे पास कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन बनती है, हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, कुछ सिचुएशंस बनती है, तो उसको बोलते हैं डेटा हज़ार्ड्स। जब पाइपलाइनिंग में होते हैं ऑब्वियसली ऑलरेडी 2 इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन में होते हैं जिनमें से एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। थर्ड आते हैं कंट्रोल हज़ार्ड्स। हमने सी और सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। क्या क्या होती थी कंट्रोल स्टेटमेंट्स? इफ, ठीक है, एक मिनट रिपीट किसको करना है, भूमिका विशाल वापस बताओ। चलो मैं रिपीट थोड़ी देर में करता हूँ, एक बार इसको कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर्स, ब्रेक कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब क्या होता था कि या तो ये या ये, तो हमारे पास ना कुछ प्रिडिक्शन बनती थी कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसके बाद हमारे पास दो रास्ते बने, तो हमें कंट्रोल लेने के हमें कौन से रास्ते में जाना है। ये होते कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो कि हमने किए, इफ एल्स किए है, ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू वगैरह किए। यहाँ पे क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी पाइपलाइनिंग में घुसा नहीं, इंस्ट्रक्शन अभी तक पाइपलाइन में नहीं घुसा है। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी पाइपलाइनिंग में घुस चुके हैं। ये जो है ये अभी तक घुसा नहीं है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस अभी पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है इसका रिजल्ट कुछ डेफिनेट आ जाए। इसके पास दो रास्ते थे इंस्ट्रक्शन के पास, या तो इसका आउटपुट 1 आता या 2 आता। एक ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि पाइपलाइन में ऑलरेडी है, उसके दो आउटपुट्स आने वाले हैं, जस्ट सपोज करो कि दो में से कोई ना कोई एक आएगा, या तो यस आएगा या नो। अगर उसका आउटपुट यस आता है तो ही हमें इस वाले इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइनिंग में लेके जाना है। अगर आउटपुट यस आया तो ही इस इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन में लेके जाना, अगर नो आया तो इस इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन में नहीं लेके जाना। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ बनती है तो उसमें हमारे पास कंट्रोल हज़ार्ड्स आते हैं। हमारे पास कुछ सिचुएशंस आती है जब कुछ सिस्टम ढंग से वर्क नहीं करता है, क्या सिचुएशंस होती है वो बाद में पढ़ेंगे। पर कंट्रोल हज़ार्ड्स कब आते हैं? जब एक इंस्ट्रक्शन ऐसा हो जो अभी तक पाइपलाइन में नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी और इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पे। अब वो जो जिस इंस्ट्रक्शन में डिपेंडेंट है वो पाइपलाइन में है, तब होते कंट्रोल हज़ार्ड्स। डेटा हज़ार्ड होता कब है? डेटा हज़ार्ड तब होता है जब तुम्हारे दो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है और जो बाद वाला इंस्ट्रक्शन है वो पहले वाले इंस्ट्रक्शन के आउटपुट पे डिपेंडेंट है। यानी कि I1 यहाँ पे दे रखा है, I9 है। I9 जो है वो I1 का रिजल्ट यूज करेगा, तो जब तक I1 प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक I9 प्रोसेस नहीं हो सकता। तब आते हैं डेटा हज़ार्ड्स। तो तुम्हें रिपीट क्या करना था, स्ट्रक्चरल वाला रिपीट करना था।
स्ट्रक्चरल और डेटा हजार्ड वाला कंसेप्ट। देखो हजार्ड्स क्या होता है, ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशंस जो हमें नहीं चाहिए। स्ट्रक्चरल हजार्ड्स तब होते हैं जब कुछ एक साथ हमें कोई चीज़ें प्रोसेस कर लें लेकिन हमारे पास उतने हार्डवेयर कंपोनेंट ना हो। थ्योरेटिकली तो हमारे पास हमें ये भी करना है काम, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं। सीपीयू के अंदर हमने उतनी यूनिट्स लगा के नहीं रखी। अब ऐड वाली यूनिट्स सपोज करो कि कुछ हार्डवेयर जो ना 2 नंबर लेता है और ऐड करके दे देता है, ठीक है, तो वो एक बारी में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर पाएगा क्योंकि वो एक ही है। अगर वैसे मैं 2 यूनिट्स बना लेता हूँ तो एक इंस्ट्रक्शन इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता, तो मैं दोनों को कर सकता था। स्ट्रक्चरल हजार्ड्स तब होते हैं जो हमारे पास सोर्सेज की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। डेटा हजार्ड्स एक पाइपलाइन ऑलरेडी है, तुम्हारी 5 स्टेजेस हैं, कोई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन स्टेज नंबर 5 पे पहुंच चुका है, 4 पे पहुंच चुका है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है जो स्टेज नंबर 1 पे है अभी। तो स्टेज नंबर 1 वाला जो इंस्ट्रक्शन है अगर वो डिपेंडेंट है स्टेज 5 वाले पे, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता ना स्टेज 5 वाला, तब तक ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको उसका रिजल्ट चाहिए। कंट्रोल हजार्ड्स क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है जो कि पाइपलाइन में अभी तक घुसा नहीं है, किसी भी स्टेज में नहीं है, एंटर ही नहीं किया। एक पाइपलाइन में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है, अगर इस इंस्ट्रक्शन के 2 आउटपुट्स आ सकते हैं, सपोज करो या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, तुम अगर कोई विंडो क्लोज कर दो तुमसे पूछता है यस या नो, तो जिस हिसाब से तुम रिस्पॉन्ड करते हो उसी हिसाब से तुम्हें स्क्रीन पे दिखाया जाता है ना। वैसे ही वो होता है कि अगर सपोज करो कि उसके 2 ऑप्शन है यस और नो, अगर वो यस बन के आता है पाइपलाइन से बाहर तो हम इसको एग्जीक्यूट करने इसको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में डाल देंगे। अगर ये नो आता है तो हम इसको नहीं डालेंगे। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कंट्रोल वाली सिचुएशन होती है तब कंट्रोल हजार्ड्स बनते हैं। अच्छा अब समझते हैं कि स्ट्रक्चरल हजार्ड्स थोड़े से और डीप में समझते हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड्स को। सपोज करो ये I1 था, ये मेरी IF स्टेज, ID स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, मेमोरी एक्सेस स्टेज, राइट बैक स्टेज। I1 था, I2 था, I3 था, I4 था, I5 था। जो I1 है मेरा वो सपोज करो कि यहाँ पे पहुंच गया, I2 यहाँ पे पहुंच गया, I3 यहाँ पे पहुंच गया और I4 यहाँ पे पहुंच गया। जो मेमोरी एक्सेस स्टेज है उसके अंदर क्या हो रहा है, हम जो कैश मेमोरी है उसको ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कैश मेमोरी। हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मेमोरी एड्रेस है वो हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है कैश मेमोरी में। इंस्ट्रक्शन फैचिंग की स्टेज में क्या है, हम कैश मेमोरी को ही देख रहे हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन है कहाँ पे। तो देख रहे हो इंस्ट्रक्शन फैचिंग का जो केस है और जो मेमोरी एक्सेस का स्टेज है, दोनों में हम कैश मेमोरी को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि तुम रीड एक ही जगह से कर सकते हो। सपोज करो कि ये तुम्हारा सीपीयू है, ये तुम्हारी कैश मेमोरी है, इसके अंदर रास्ता ही एक बना दिया मैंने कि एक बारी में एक ही चीज कर सकते हो, तुम एक बारी में एक ही इंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हो। तो या तो यहाँ से I1 की मेमोरी एक्सेस वाली स्टेज होगी सबसे पहले, या I4 की इंस्ट्रक्शन फैचिंग वाली होगी। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं होगी। लेकिन हम अभी सेम क्लॉक साइकिल में चल रहे हैं। क्लॉक साइकिल 1 में I1 यहाँ था, क्लॉक साइकिल 2 में यहाँ पे था, 3 में यहाँ पे था, 4 में यहाँ पे। क्लॉक साइकिल 4 में I1 MEM में, और उसी क्लॉक साइकिल 4 में जो I4 इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन फैचिंग की स्टेज में। दोनों को कैश मेमोरी एक्सेस करनी है, लेकिन हमारे पास चैनल सिर्फ एक ही है, बस सिर्फ एक ही है हमारे पास एक्सेस करने के लिए, तो हम कैसे करें। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल सर्किट। जब हमें काम करने हैं दो एक साथ पैरेलली लेकिन हम कर सिर्फ एक ही सकते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड्स, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। यहीं पे अगर मेरे पास 2 चैनल होते हैं तो एक से मैं I4 एग्जीक्यूट कर लेता, एक से I1 कर लेता, तो स्ट्रक्चरल हजार्ड्स नहीं आते हैं। तो स्ट्रक्चरल हजार्ड्स के लिए 2 तरीके होते हैं, इनको रिजोल्व कैसे करते हैं। नंबर 1 तरीका होता है स्टोलिंग। नंबर 1 तरीका एक तो स्टोलिंग लिख देता हूँ।
अच्छा, स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स को रिजोल्व कैसे करेंगे? दो तरीके हैं स्टोलिंग, और एक होता है टू लेवल्स ऑफ कैश। जो मेमोरी एक्सेस स्टेज है और एक आईएफ स्टेज है। इंस्ट्रक्शन फैचिंग वाली स्टेज में हम क्या कर रहे हैं? कैश मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी एक्सेस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं? हम डेटा रखना चाहते हैं कैश में, उसके लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं। यानी कि आईएफ में हम इंस्ट्रक्शन, बेसिकली इंस्ट्रक्शन को लेके काम कर रहे हैं। एमईएम स्टेज में हम डेटा को लेके काम कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सीपीयू के साथ जो कनेक्शन हो रहा है कैश का, उसमें दो चैनल्स बना दिए जाएं एक की जगह। एक चैनल वो जो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए काम करे, एक वो जो सिर्फ डेटा के लिए काम करे। तो यानी कि जो तुम्हारी स्टेज 1 है आईएफ वाली स्टेज ऊपर वाली बस पूरी कर दे, और जो नीचे एमईएम वाली स्टेज है वो ये वाला पूरा कर दे, तो होगी प्रॉब्लम सोल्व। अब I1 भी एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है, I4 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के चैनल्स अलग अलग हैं, दोनों के कम्युनिकेशन पाथवेज अलग अलग है, तो दोनों हो सकते हैं। ये हो गया टू लेवल्स ऑफ कैश। इसमें एक कैश को बोल देते हैं आई टाइप कैश, यानी कि इंस्ट्रक्शन टाइप कैश, और दूसरे को बोल देते हैं डी टाइप कैश, डेटा टाइप कैश। तो बेसिकली जो कैश बने होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ये ऊपर वाला मान लो इंस्ट्रक्शन कैश, नीचे वाला डेटा कैश। एक जो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है वो है स्टोलिंग। स्टोलिंग बहुत ही ज़्यादा अभी तुम्हारे आगे वाले लेक्चर्स में आने वाला है। स्टोलिंग में हम क्या करेंगे? फिर से बनाते हैं, आईएफ, आईडी, एग्जीक्यूशन, एमईएम, राइट बैक। यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I2 था, यहाँ पे I3, I4, I5। क्लॉक साइकिल 1, क्लॉक साइकिल में I1 यहाँ पे गया। क्लॉक साइकिल 2 में क्या हुआ? I1 यहाँ पे आया, I2 यहाँ पे आया। क्लॉक साइकिल 3 में क्या हुआ? I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे। क्लॉक साइकिल 4 में क्या हुआ? I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे, I4 यहाँ पे। अभी तक कुछ भी हजार्ड नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही I4 आया, फोर्थ साइकिल आई, हजार्ड हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं? हम भूल गए कि फोर्थ साइकिल में हमने I4 को बुलाया ही नहीं, हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया कि चलो हमारा मेन मोटिव क्या था पाइपलाइनिंग का? रिसोर्सेस हमारे यूज होते रहे, कभी भी फ्री ना रहे। हमारा मेन मोटिव था कि मिनिमम करना है हमें वेस्ट रिसोर्सेज को, वेस्टेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज हमें मिनिमम करनी है। तो ठीक है, थोड़ा सा रिसोर्स वेस्ट ही तो हो रहा है। फोर्थ साइकिल में मान लेते हैं कि राइट बैक भी खाली है, आईएफ भी खाली है, एमईएम में I1 है, एग्जीक्यूशन में I2 है, आईडी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में I3 है। मान लेते हैं कि जो फोर्थ साइकिल है उसमें इंस्ट्रक्शन फैचिंग खाली है। अब क्या करेंगे हम? अगली जो क्लॉक साइकिल फिफ्थ होगी उसके अंदर क्या होगा? ये थी फोर्थ साइकिल की बात। अब हम क्या करेंगे? साइकिल नंबर फिफ्थ में, क्लॉक साइकिल फिफ्थ में I1 यहाँ पे पहुंचा, I2 यहाँ पे पहुंचा, I3 यहाँ पे पहुंचा, I4 यहाँ पे आएगा। ये वाला इस बार खाली। इससे क्या हुआ कि I1 और I4 के बीच का क्लैश खत्म हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, अब क्लैश किसके बीच में होगा? I2 और I4 के बीच में। I2 यहाँ पे है, I4 यहाँ पे है ना? यहीं पे वो बात काम आती है जो मैंने तुम्हें रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बताई थी। रिस्क में लोड और स्टोर ऑपरेशंस होते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि ये जो I2 है ये एक लोड ऑपरेशन था, जो I4 है ये नॉर्मल ऐड का ऑपरेशन था। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, लोड ऑपरेशन के लिए एमईएम यूज होता है, ऐड के लिए मेमोरी एक्सेस यूज नहीं होता, तो इन दोनों के बीच क्लैश नहीं होगा। मैं मान के चल रहा था कि I1 जो है वो भी ऐड है, तो I1 और I4 के बीच में क्लैश हुआ, क्योंकि I1 को भी सेम यूनिट चाहिए थी, सेम रिसोर्सेज चाहिए थे, I4 को भी सेम चाहिए थे।
दोनों को कैश एक्सेस करना था, दोनों को सेम रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन I2 I4 में क्या हो रहा है, I2 लोड ऑपरेशन में है, MEM को डायरेक्टली यूज करेगा एक्सटेंसिवली, लेकिन I4 जो है ऐड ऑपरेशन, तो ये MEM स्टेज को उतना यूज करेगा नहीं, ये उस टाइप का ऑपरेशन ही नहीं है, तो ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। अब आते हैं डेटा हजार्ड्स पे। टू लेवल्स को रिपीट कर दो। देखो टू लेवल्स में क्या था, पहले क्या हो रहा था, पहले क्या था कि सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन पाथवे था। या तो I1 के लिए MEM स्टेज के लिए हम सीपीयू और कैश के बीच में जाएंगे, या फिर I4 के लिए जाएंगे, किसी एक के लिए जा सकते हैं एक टाइम पे। पर क्योंकि दोनों क्लॉक साइकिल सेम क्लॉक साइकिल में वर्क कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वहां पे आया स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया, हमने कहा कि दोनों का ना काम अलग अलग है। जो I4 है, I4 का इंस्ट्रक्शन फेच करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टास्क है। जो I1 है, I1 में हमें मेमोरी एक्सेस करनी है क्योंकि हमें डेटा स्टोर करवाना है, तो वो डेटा से रिलेटेड टास्क है, डेटा यानी कि फाइनल आउटपुट से रिलेटेड। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कैश मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। अगर मुझे इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो मैं इस वाले हिस्से से फेच करूंगा, अगर मुझे डेटा स्टोर कराना है तो मैं इस वाले हिस्से में कराऊंगा। तो मेरे पाथवेज ही अलग होगी ना, मेरी डेस्टिनेशन ही अलग अलग होगी। इससे क्या हुआ कि सीपीयू तो सेम रहा, कैश मेमोरी का साइज भी सेम रहा, पर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इंस्ट्रक्शन 1 जो है, सपोज करो कि ये था आई कैश, ये है डी कैश, डेटा कैश। इंस्ट्रक्शन 1 था, इंस्ट्रक्शन 1 को नीचे से जाना पड़ेगा यहाँ पे डी कैश के पास, जो इंस्ट्रक्शन पूरा वो ऊपर चला जाएगा। दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना, सेम पाथवे का, पाथवेज अलग अलग हो। अब थोड़ा डेटा हजार्ड्स को डिटेल में देखते हैं। डेटा हजार्ड्स मैंने तुम्हें बताया, ऐड R1 R2 R3। अब देखो ये जो सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशन है ना, ये डिपेंडेंट है ऐड वाले पे। क्यों? क्योंकि ऐड में जब हम R1 पे, सपोज करो कि ये I1 था और ये I2 था, ऐड में जब हम R1 पे R2 और R3 की वैल्यू स्टोर कराएंगे ऐड करके, वो जो नई वैल्यू स्टोर होगी R1 में, वो हमें सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं है कि R1 में जो ऑलरेडी कोई पुरानी गार्बेज वैल्यू पड़ी थी वो हमें यूज कर लेनी, नहीं, हमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो I2 में स्टोर करनी है। तो इस तरीके से डेटा हजार्ड्स होते हैं। डेटा हजार्ड्स बेसिकली तीन टाइप्स के हैं हमारे पास। एक होता है रो हजार्ड, जिसको बोलते हैं रीड आफ्टर राइट, रो हजार्ड्स। ये तब होते हैं जब एक्चुअल में रीडिंग बाद में होनी चाहिए राइटिंग के। आइडियल केस क्या कहता है कि पहले राइटिंग हो जाए, उसके बाद रीडिंग हो जाए। रीड आफ्टर राइट, देख रहे हो नाम से। रीड आफ्टर राइट, पहले राइट हो जाए फिर रीड हो जाए। इसमें क्या हुआ, मैंने लिखा ऐड R1 R2 R3, और दूसरा लिखा मैंने सब्ट्रैक्ट R4 R1। ये सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर दिया।
इसमें क्या होना चाहिए, कायदे से क्या होना चाहिए कि पहले R1 में राइट होना चाहिए ऑपरेशन, यानी कि हमें वैल्यू स्टोर करानी चाहिए, उसके बाद में हमें उस नई वैल्यू को पढ़ना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता, तो उसको रो हज़ार्ड बोलते हैं। ये क्यों होता है? कोज्ड बाय डेटा डिपेंडेंसी। अच्छा, एक्चुअल में हार्डवेयर पे क्या फर्क पड़ रहा है इससे? तुम देखो, ये I1 था और ये I2 था, दोनों ही पाइपलाइनिंग में है। ये I1 है, ये I2 है, पाइपलाइनिंग में कहीं पे मतलब क्यू में घुसे हुए हैं। जब तक I1 कंप्लीट ही नहीं हो जाता, तब तक मैं I2 को शुरू भी नहीं कर सकता। देख रहे हो, मतलब I1 को पहले 5 स्टेजेस थी। पहले I1 यहाँ पे, I1 यहाँ, I2 यहाँ पे, I1 यहाँ पे गया, तब I2 यहाँ पे नहीं था। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में I1 यहाँ पे आया, सेकंड क्लॉक साइकिल में I1 यहाँ पे आया, I2 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अगर I2 यहाँ पे आ गया तो I2 तो वो वैल्यू चकेगा ना R1 की, जो ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, जो I1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, वो वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो पहले हमें I1 को पूरा कराना पड़ेगा, फिर हमें I2 पे आना पड़ेगा। तो ये जो बीच में स्टोलिंग होगी या जो भी होगा, वो होता है रो हज़ार्ड, जो कि हमें नहीं चाहिए आइडियल सिनेरियोज में, बट होते हैं। फिर दूसरे टाइप के हज़ार्ड्स आते हैं हमारे पास डेटा हज़ार्ड्स में, वोर हज़ार्ड्स। वोर हज़ार्ड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? बताओ बताओ, वोर हज़ार्ड्स क्या होंगे? राइट आफ्टर राइट। आप ये कह रहे हैं कि कायदे से क्या होना चाहिए, राइट बाद में होना चाहिए, रीड पहले होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो ऐड लिखा मैंने यहाँ पे R1 R2 R3, फिर सब्ट्रैक्ट लिख दिया R2 R4 R5। कई बार क्या होता है, देखो हम हमेशा चाहते हैं कि प्रोसेसर जो है ना वो हमें सबसे जल्दी से जल्दी काम करके दे। तो प्रोसेसर में ना कुछ एल्गोरिदम्स डिफाइंड होते हैं कि मेरे को पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा बाद में कराना है। मान लो I1 था, I2 था, I3 था, I4 था, I5 था। प्रोसेसर ने देख लिया कि I2 जो है वो I1 पे डिपेंडेंट है, तो प्रोसेसर इसको स्किप कर देगा, इसकी जगह पे इसको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा अगली क्लॉक साइकिल से। ये होता है प्रोसेसर का दिमाग, जो प्रोसेसर एल्गोरिदम्स के बेसिस पे करता था कि जहाँ पे I2 की जगह हम स्टोल कर रहे थे तो हमें स्टोलिंग ना करनी पड़े, हम I3 को भेज देते हैं उस वक्त। ये सब चीज़ें प्रोसेसर खुद से कर लेता है, इसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हज़ार्ड्स आते हैं, तो हज़ार्ड्स में प्रोसेसर को करनी पड़ती है ये सब चीज़ें। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में पता चले कि ये चीज़ें हो क्यों रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है। अच्छा, वो रिजल्ट्स में क्या था, पहले रीड होना चाहिए, फिर उसके बाद राइट होना चाहिए, यानी कि ये I1 है, ये I2 है, तो I1 पहले हो जाना चाहिए प्रोसेसर में कंप्लीट, फिर उसके बाद I2 होना चाहिए। I1 में क्या होगा कि हम R2 में सपोज करो, R2 था 7, R3 था 8, R4 था 1, R5 था 0। जब सपोज करो कि ये अभी R2 में वैल्यू है 7, लेकिन मान लो कहीं पे अगर प्रोसेसर ने देखा कि यार I1 को मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, I1 किसी और पुराने इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है, प्रोसेसर ने सोचा कि चलो I2 को एग्जीक्यूट करा देता हूँ। हमें क्या चाहिए था कि I2 जो है वो बाद में हो I1 के,
लेकिन प्रोसेसर ने क्या किया, I1 को स्किप कर दिया बिकॉज उसने ऑप्टिमाइजेशन कर ली। उसको लगा कि I1 में टाइम लगेगा, इससे बढ़िया I2 को पहले कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, I2 में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। R4 क्या था, 1 था, R5 था 0, तो R2 में स्टोर हो गया 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। R2 की एक्चुअल वैल्यू थी 7, जो कि I1 में यूज होनी थी, अब हो चुकी है 1। तो अब जब I2 के बाद प्रोसेसर वापस से आएगा कि चलो ठीक है, अब I1 का टाइम हो चुका है, अब हम I1 को प्रोसेस करवा सकते हैं। जब ऐसी चीज आएगी, फिर सेम इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर उठाएगा R1, R2, R3। इस वक्त क्या होगा, R3 की वैल्यू तो 8 है, पर R2 की वैल्यू जहाँ पे उसने 7 उठानी थी, अब वो उसकी जगह पे 1 उठाएगा। इस वजह से क्या होगा कि तुम्हारा प्रोग्राम बीच में रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी लैग होने लगेगा। ये ऐसी चीज़ थी जो हम नहीं चाहते थे। हम कभी नहीं चाहते कि जो चीज़ हम चला रहे हैं उसके बीच में कोई भी इश्यूज आए, लैग आए। लेकिन क्या हुआ, प्रोसेसर का एल्गोरिदम बोल रहा था कि I1 अभी नहीं करा सकते तुम एग्जीक्यूट, क्योंकि I1 डिपेंडेंट है किसी और पे। सपोज करो R3 R2 कहीं और किसी और इंस्ट्रक्शन में थे, और प्रोसेसर ने बाय चांस सोच लिया कि I2 करा सकते हैं, तो ये दिक्कत हो गई। नहीं कराना था पर करा दिया, तो ये एक हजार हो गया, वो हजार। तीसरे तरीके के हज़ार्ड्स होते हैं WAW हज़ार्ड्स। अच्छा वैसे इनको वोर हज़ार्ड्स का ही दूसरा नाम है एंटी डिपेंडेंस कोज्ड बाय कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर दिक्कत दे रहा है, जो दिमाग लगा रहा है कि किसको पहले भेजना है किसको बाद में भेजना है, वो कंपाइलर कर रहा है और वो प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। तीसरे आते हैं वोर हज़ार्ड्स। एक मिनट में अभी आया। हाँ, तो सेकंड वोर हज़ार्ड्स कर लिया हमने। थर्ड है WAW। WAW क्या होगा, राइट आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट हज़ार्ड। I1 सपोज करो एक इंस्ट्रक्शन था जो कह रहा था कि ऐड करो R2 और R3 को और उसको स्टोर करवा लो R1 में। I2 था वो कह रहा था कि ऐड करो R4 और R5 को और उसको स्टोर करवा लो R1 में। I3 था वो कह रहा था कि मल्टीप्लाई कर दो R1 और R7 को और उसको स्टोर करवा लो R6 में। ध्यान से देखना, सपोज करो कि मेरी R1 R2 की वैल्यू है 2, R3 की वैल्यू है 4, R4 है मेरा 9 और R5 है 1। अगर मैं ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कराऊँ I1 फिर I2 फिर I3, पहले सपोज करो मैंने I1 कराया, अगर I1 मैं प्रोसेस कराऊंगा तो R1 की वैल्यू क्या बनेगी, R2 प्लस R3 यानी कि 6, R1 बन गया 6। फिर मैंने I2 करवाया, R4 प्लस R5 क्या बना, 9 प्लस 1 10 बन गया, तो R1 में अब 10 है। R1 में पहले 6 थी, अब 6 को डिस्कार्ड करके 10 बन गया। अब ये 10 मैं यूज कर रहा हूँ I3 के लिए। I3 में क्या करूंगा मैं, R7 मान लो 2 था, R7 2 था, R1 क्या था 10, तो 2 इंटू 10 क्या बन जाएगा, I3 का रिजल्ट आ जाएगा 20। ये इस केस में प्रोसेसर ने सोचा कि कुछ ना कुछ हो रहा था, प्रोसेसर को लगा कि I1 अभी एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। प्रोसेसर ने क्या किया, पहले I2 को एग्जीक्यूट कराया, फिर I1 को कराया, फिर I3 को कराया।
अगर केस 2 मान के चले तो पहले I2 होगा, I2 का मतलब R4 प्लस R5 10 बना, R1 में 10 स्टोर हुआ। फिर हमने I1 को एग्जीक्यूट कराया, I1 यानी कि R2 और R3 को ऐड करना है 6, तो R1 में स्टोर करवाया। जैसे हमने R1 में स्टोर कराया तो 10 तो डिस्कार्ड हो गया ना, पुरानी वैल्यू तो चली गई, नई वैल्यू आई 6। अब हम I3 को उसके बाद करवा रहे हैं, तो यानी कि इस बार ये 6 जो वैल्यू है ना, ये I3 के लिए यूज होगी। R7 है 2, R1 है 6, तो आंसर बन जाएगा I3 का 12। एक ही प्रोग्राम था, उसका एक प्रॉपर आउटपुट होना चाहिए, जो कि हमारा 20 आना चाहिए था, इस पर 12 आ रहा है। ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतें होंगी तो प्रोग्राम हमारा जो भी चल रहा है, सपोज़ करो तुम यूट्यूब देख रहे हो, तुम वीएलसी मीडिया प्लेयर खोल रहे हो, तुम कोई गेम खेल रहे हो, बैकएंड में ये सब चीज़ें प्रोसेसेस चलती रहती है। इनमें से कोई भी एक गलत हुई ना, तुम्हारा प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम खराब हो सकता है, तुम्हारा सारा डेटा उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। हम कभी नहीं चाहते कि गलत आउटपुट हमें मिले। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं वाओ हज़ार्ड्स, WAW हज़ार्ड्स। हज़ार्ड्स को सोल्व करने के बहुत सारे कुछ तरीके होते हैं, कंपाइलर शेड्यूलिंग होता है, लूप कंट्रोलिंग होता है। ये सब हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है कि हज़ार्ड्स क्या होते हैं, कैसे-कैसे, कब-कब, कौन सी सिचुएशन में हज़ार्ड्स होते हैं। कई बार होता है कि ये हमने पढ़ा था कि I1 के बाद हमेशा I2 एग्ज़ीक्यूट होगा, फिर I3, फिर I4, फिर I5, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सीपीयू को परफॉर्मेंस बढ़ानी होती है, तो कई बार आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी हो जाता है, कोई बाद में चला जाता है, कोई पहले। ये सब कई बार होता है क्योंकि हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं, इतनी सारी जनरेशंस के बाद आए हैं, तो आज के प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ऐसी गलतियाँ नहीं करते जो तुम्हें मैं गलतियाँ भी बता रहा हूँ। पर जब स्टार्टिंग में वो बनाए गए थे तब उनसे ये गलतियाँ हो रही थी, तब ये हज़ार्ड्स आ रहे थे। उनको सोल्व कैसे किया हमें वो सीखना है, ठीक है? ये जो हम अभी तक पढ़ते हैं कि सेम जिस मैनर में है, जिस ऑर्डर में है, वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं। आजकल के प्रोसेसर सेम एग्जीक्यूशन सेम मैनर में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लगता है, वो करते हैं। जस्ट सपोज करो कि तुम कोई गेम भी खेल रहे हो, साथ-साथ तुम्हारा म्यूजिक भी चल रहा है। तो प्रोसेसर के लिए क्या ज़रूरी है? तुम्हारा म्यूजिक भी चलता रहे, साथ में तुम्हारा गेम भी चलता रहे। अब जैसे यूट्यूब पे अगर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, तो प्रोसेसर कर सकता था कि जो अगली तुम्हारी म्यूजिक वाली वीडियो है, उसको पहले से ही लोड करके रख ले। कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि इस वक़्त तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तुम्हारे लिए गेम जो तुम्हारा चल रहा है, उसको प्रोसेस करना इम्पोर्टेंट है और जो म्यूज़िक चल रहा है, उसको प्रोसेस करना इम्पोर्टेंट है। वो जो तुम्हारी अगली म्यूज़िक वीडियो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये वो ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहा है, ये वो बैकएंड से कर रहा है। जब ये बैकएंड में ऑप्टिमाइज़ेशन स्टार्टिंग में होने लगे थे, तब ये दिक्कतें आई थी, हज़ार्ड्स आए थे। उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या-क्या चीज़ होती है, वो हमारे लिए सीखना ज़रूरी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है तुम्हें तो बता दो मुझे। समराइज़ मैं कर देता हूँ अभी। समराइज़ कर देता हूँ। कोई डाउट है तो बता सकते हो। कोई डाउट नहीं है? बाकी लोग भी तो बताओ, कोई डाउट है क्या? समराइज़ मैं कर देता हूँ। स्टॉलिंग का मतलब रोकना। स्टॉलिंग का मतलब यही होता है कि आप रोक के रख रहे हो किसी चीज़ को। चलो समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लेटेंसीज़ क्या होती हैं इन अलग-अलग स्टेजेस के। ठीक है? हमने ये पढ़ा कि जो अलग-अलग पाइपलाइनिंग की स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज अपने हिसाब से एक अलग टाइम लेगी। ठीक है? अगर IF 5 नैनोसेकंड ले लिया है, ID 7 नैनोसेकंड, एग्ज़ीक्यूशन कुछ अलग टाइम लेगी, एनवीएम कुछ अलग टाइम लेगी। हमारा जो ओवरऑल थ्रूपुट है, ओवरऑल एफिशिएंसी है, वो किस पे डिपेंड करेगी? जो स्टेज मैक्सिमम टाइम ले रही है। क्योंकि जब तक उसके अंदर का डेटा एलिमेंट प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक जो उसके पीछे वाले एलिमेंट्स हैं, वो आगे वाली स्टेज पे जा ही नहीं पाएँगे। जैसे ही एग्ज़ीक्यूशन जब तक खाली नहीं होगा, तब तक आईडी वाली स्टेज में जो चीज़ पड़ी है, वो एग्ज़ीक्यूशन में नहीं आ पाएगी। और अगर आईडी वाली एग्ज़ीक्यूशन में नहीं जा रही, तो आईएफ वाली आईडी में नहीं आ पाएगी। ये हमने पढ़ा लेटेंसी के बारे में। फिर हमने आज स्टार्ट की कि हज़ार्ड्स क्या होते हैं।
हजार्ड्स ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशंस होती है जो हमें नहीं चाहिए। ये कब होती है? जब प्रोसेसर अपना दिमाग लगाना शुरू करता है। ठीक है, आजकल के प्रोसेसर्स ढंग से दिमाग लगाते हैं, स्टार्टिंग में जब वो बनाए गए थे तब कुछ कुछ गलतियां कर देते थे वो। 3 तरीके के हजार्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चरल हजार्ड्स, डेटा हजार्ड्स, कंट्रोल हजार्ड्स। स्ट्रक्चरल हजार्ड्स तब अराइज होते हैं जब हमें किसी सेम हार्डवेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कंपटीटर 2 होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, चीज़ हमारे पास एक होती है। उस वक्त हम सिर्फ एक ही को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जाना दोनों चाहते हैं, उस वक्त कहते हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। फिर आते हैं डेटा हजार्ड्स। पाइपलाइनिंग के अंदर कोई भी 2 इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है, उसे बोलते हैं डेटा हजार्ड्स। कंट्रोल हजार्ड्स इफ एल्स स्टेटमेंट वाले, कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन का आउटपुट ये आया तो मुझे किसी चौथे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, अगर आउटपुट ये आया तो मुझे उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, वो थे कंट्रोल हजार्ड्स। फिर हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल हजार्ड्स पे, स्ट्रक्चरल हजार्ड्स के बारे में थोड़ा हार्डवेयर के रिलेटेड देखते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है। हमने देखा कि 5 इंस्ट्रक्शन थे, क्लॉक साइकिल नंबर 1 पे सिर्फ I1 IF में था, 2 3 4, फिर जब 4th साइकिल आई तो I1 पहुंचा MEM में, I4 जो था वो IF में पहुंचा। अभी जो IF और MEM है ये दोनों ही कैश के साथ रिलेटेड है। ठीक है, IF में कैश से हम इंस्ट्रक्शन उठा के लेके आएंगे, MEM में हम मेमोरी एड्रेस सर्च करने के लिए निकलेंगे कि हमारा कौन सी जगह पे हमें डेटा स्टोर कराना है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रही है, एक डेटा से रिलेटेड कर रही है, एक को आउटपुट स्टोर करवाना है, एक को इंस्ट्रक्शन फैच करके लेके आना है। क्यों ना हम ऐसा करें कि इंस्ट्रक्शन के लिए कैश ही अलग रख दें, यार इस कैश का ये काम है कि इससे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेके आ सकते हैं, इस कैश का ये काम है कि इसको सिर्फ और सिर्फ डेटा दे के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग अगर हमने कैश कर दिए, उससे हमारा ये वाला स्ट्रक्चरल हजार्ड रिजोल्व हो जाता है। दूसरा तरीका इसको रिजोल्व करने का कि हम स्टोलिंग कर दें। स्टोलिंग का मतलब कि 4th साइकिल में I4 इंस्ट्रक्शन को बुलाएं ही ना, 5th साइकिल में बुलाएं। हो सकता है 5th साइकिल में भी हमें स्टोल करना पड़ जाए, जैसे कि मैंने नीचे बताया था तुम्हें अभी। इस वाले साइकिल में, इस वाले डायग्राम में जो मैंने बनाया एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर 5th साइकिल के अंदर मैं I4 को लेके आया। हो सकता है कि ये इस बार I4 I2 के साथ क्लैश कर जाए, हो सकता था कर जाए, लेकिन मैंने क्या माना, मैंने माना कि जो I1 था वो ऐड ऑपरेशन था, I4 था वो भी ऐड था, तो इन दोनों को सेम रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए क्लैश करके थे। लेकिन मैंने माना कि जो I2 है वो ऐड नहीं है, वो लोड ऑपरेशन है, कोई स्टोर ऑपरेशन है, उस वजह से वो I2 I4 के साथ क्लैश नहीं करेगा। ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई भी कॉमन चीजें नहीं है, क्लैश बिल्कुल नहीं करते। फिर उसके बाद हमने समझा कि डेटा हजार्ड्स क्या होते हैं। डेटा हजार्ड्स जब कोई भी 2 इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसको डेटा हजार्ड बोलते हैं। 3 तरीके के होते हैं ये भी, रो हजार्ड, वॉर हजार्ड्स, बाउ हजार्ड्स। रो में रीड आफ्टर राइट, रीडिंग बाद में होनी चाहिए, राइटिंग पहले होनी चाहिए। यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन है, उसने R2 और R3 को प्लस करके R1 में स्टोर करवाया, अब ये जो R1 है ना, इसको हमें उठा के अगले इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोसेसर थोड़ा दिमाग लगा लेता है अपना, प्रोसेसर कहता है नहीं मैं तो पहले I2 को एग्जीक्यूट कराऊंगा, I1 को बाद में कराऊंगा। उस वजह से क्या हो गया कि I2 जो R1 की वैल्यू उठा रहा है वो I1 वाली नहीं उठा रहा, जो कि I1 से आनी चाहिए थी। I1 से जो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए थी, प्रोसेसर ने दिमाग लगा दिया, तो अब वो वाली वैल्यू तो आई नहीं, तो R1 कोई गार्बेज वैल्यू होगी अब। तो जो I2 का आउटपुट निकलेगा वो गार्बेज निकलेगा, क्योंकि उसने गार्बेज वैल्यू को प्लस कर दिया। इस वजह से हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आती है। हमारा जो सामने वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होगी कुछ भी, वो एकदम से बंद हो जाएगी, हो सकता है हमारा सिस्टम करप्ट हो जाए। ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते। कैसे जब ऐसा हो जाता है कुछ, जब सीपीयू ने दिमाग भी लगा लिया और ये हज़ार्ड हो भी गया, तो उसको रो हज़ार्ड बोलते हैं। 4 हज़ार्ड्स में थोड़ा सा उल्टा है कि हम कहते हैं रीडिंग पहले होनी चाहिए, राइटिंग बाद में। I1 जो है वो R2 को रीड कर रहा है, I2 जो है वो R2 को राइट कर रहा है। यानी कि पहले हमने रीड की वैल्यू, उसके बाद उसमें कोई नई वैल्यू स्टोर करवाई। ठीक है, फिर से सीपीयू ने दिमाग लगा लिया, सीपीयू ने I2 को पहले एग्जीक्यूट करा दिया, I1 कहता कि मैं बाद में कराऊंगा। तो अब क्या हुआ कि R2 की जो वैल्यू I1 ने यूज करनी थी ना, वो अपडेट हो चुकी है।
अब वो कोई नई वैल्यू बन चुकी है। अब जब I1 बाद में एग्जीक्यूट होगा तो वो नई वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट होगा R2 के, जो कि हमें नहीं चाहिए था। इससे भी एरर्स क्रिएट होते हैं। जब ऐसे एरर्स क्रिएट होते हैं तो उसको बोर हजार्ड्स बोलते हैं। तीसरे तरीके के होते हैं हजार्ड्स, वाव हजार्ड्स। वाव हजार्ड्स क्या होते हैं? राइट आफ्टर राइट। इसमें क्या है कि सेम लोकेशन पे जो कि R1 है, R1 पे हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई, R1 पे दूसरी चीज भी स्टोर करवा दी, तो जो दूसरी वैल्यू आई है उसको यूज करना है। लेकिन फिर से सीपीयू ने दिमाग लगाया, इस बार जो वैल्यू यूज करनी थी वो नहीं कर पा रहे, हम कुछ और पुरानी वैल्यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर बदल दिए। तो जब ऐसे करने पे कोई एरर क्रिएट होता है तो उसको वाव हजार्ड्स बोलते हैं। जो वाव हजार्ड्स है इनको आउटपुट डिपेंडेंस भी बोला जाता है, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं I1 और I2 के आउटपुट्स का। ठीक है, जो इन ये थे इनको एंटी डिपेंडेंस भी बोला जाता है। और जो पहले वाले थे, पहले वालों को लिखा है मैंने, हाँ, कोज्ड बाय डेटा डिपेंडेंसी। चलो, आज का सिर्फ यही है। अभी भी कुछ पढ़ा है तो बताओ। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डेटा हजार्ड से बन जाएंगे और स्ट्रक्चरल हजार्ड से बन जाएंगे कुछ कुछ, और उसके बाद तुम्हारे दूसरे क्वेश्चंस बनेंगे शेड्यूलिंग पे, लूप कंट्रोलिंग पे, जो कि हम करेंगे। तो इसके जो जो क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में मिलेंगे। आज मैं असाइनमेंट देने वाला था पर आज मैंने दी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी वीडियोस देखी ही नहीं है, कल परसों वाली भी। तो आज मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ। हो सकता है आज रात को तो मैं पोस्ट कर दूँ, हो सकता है कल सुबह तक पोस्ट कर दूँ। ठीक है, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा असाइनमेंट, तुम्हें अटेम्प्ट करनी है। वो काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनमें एक दो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें मैंने कभी कराए नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे कंसेप्ट है, मैं तुम्हें क्लास के अंदर ही बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो एंड करें आज की क्लास। ठीक है, असाइनमेंट आज भेज दूंगा। चलो, बाय एवरीवन।